हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और पसंद इसलिए भी आएगी क्योंकि एग्ज़ाम में ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें आपके ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स एस्टेट में, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5 से 6 नंबर भी आपके कवर होते हैं। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है ये आपका चैप्टर। लर्निंग का चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, और आज हम इसमें वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर कंटेंट शेयर करते हैं। ठीक है, ये जो कंटेंट है आपका, ये आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज़ वहाँ पे आपको क्वेश्चनिंग देखने को मिलती है। तो वीडियो लंबी होने वाली है फॉर श्योर, क्योंकि इसमें हम सारी जो है लर्निंग की थियरीज डिस्कस करने वाले हैं, सारी थियरीज। तो इसीलिए लंबी वीडियो ज़रूर होगी। ठीक है, तो चैनल पे बने रहें और वीडियो में भी बने रहें, एंड तक बने रहना, क्योंकि यहाँ से जो है आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। और एस्टेट में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से आपके यहाँ से प्रीवियस ईयर बने हैं, इन सारी थियरीज में मैं आपको वो भी साथ साथ बताऊंगी। तो या तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलें, या फिर अगर आपके पास पेन नोटबुक है, उससे अगर आप अपने नोट्स बनाते हैं, तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो हमारे हैंड रिटन नोट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता है, ये जो थियरीज है बेसिकली ये है क्या? ठीक है, तो ये जो थियरीज है ना, ये हमें बताते हैं, क्या बताते हैं कि सीखने के दौरान छात्र कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रक्रिया कैसे करते हैं, और कैसे बनाए रखते हैं। ठीक है, ये सारी चीज जो है हमें ये थियरीज बताती हैं। ये थियरीज जब आप पढ़ेंगे, तो आप हर एक बच्चे को इन थियरीज के साथ रिलेट कर देख सकते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट टीचर होंगे प्राइवेट स्कूल्स में। ठीक है, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से। तो आप इन थियरीज में पाएंगे, आप बच्चों को रिलेट करके देखेंगे तो बच्चे इन थियरीज से कैसे रिलेट होते हैं। क्लियर? यदि बालक के सामने अच्छी तरह से तैयार चावल की थाली है, तो स्वाभाविक प्रक्रिया अनुक्रिया यह है कि उसके मुंह में लार बनने लगती है। मतलब जब बच्चे के सामने तैयार थाली का मतलब क्या है, कि मतलब उसमें बच्चे की पसंद की सारी वैरायटीज हैं। चावल के साथ मान लीजिए छोले भी हैं, और भी जो भी पसंद है, मटर पनीर है, कुछ भी है। तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चे का उसका खाने का मन करेगा, तो नेचुरल प्रोसेस क्या होगा कि उसमें उसके मुंह में लार बनेगी, उसका मन करेगा उसको खाने का। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ये है आपकी थियरीज जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, अगर हम पहले बात करें तो आपकी है जो बिहेवियरिस्ट थियरी है। ठीक है, जिसे हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स भी कहते हैं, और हिंदी में अगर बात करें तो व्यवहारवादी सिद्धांत, या फिर इसे हम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। तो ऐसा टाइप थियरी जो है, ये आपके एग्जाम में पूछी गई है। एसएस थियरी कहते हैं कॉग्निटिव थियरी को। ठीक है, तो ये थियरीज भी जो है एग्जाम में इस तरह से पूछी गई हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें जो आपकी री थियरी है, पुनर्बलन सिद्धांत, थॉर्नडाइक थियरी, स्किनर थियरी। ठीक है, और नॉन री थियरी, गुथरीज थियरी, क्लासिकल कॉग्निटिव थियरी, इनसाइट थियरी, लेविन थियरी, मॉडर्न कॉग्निटिव थियरी, बंडूरा थियरी, ऑसबेल्स थियरी। तो ये सारी थियरीज जो है हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। थियरीज के नाम से ही आपको पता चल गया, अगर आपने प्रीवियस ईयर देखे हैं, या फिर आपने एक दो बार एस्टेट दिया भी है, तो अभी आप देखेंगे कि नाम कितने जाने पहचाने आपको यहाँ से लग रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ 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 मिस मत करना। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे हल वाली थियोरी भी है, पावलोव की भी है, इधर टॉलमैन की भी है, ब्रूनर की भी है। तो बहुत सारी थियरीज जो है आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। क्लियर? तो देखिए, नेक्स्ट पेज हमने ओपन कर लिया है। तो पेशेंस के साथ बैठिए, अपनी चाय पानी लेकर बैठिए। ठीक है, क्योंकि मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है, वीडियो लंबी हो रही है, तो आप इसे तसल्ली से देखें, तभी आपके क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी थॉर्नडाइक की थियरी की। ठीक है, जिसे हम ट्रायल एंड एरर थियरी भी कहते हैं। और ये भी आपका प्रीवियस ईयर है, जिसमें पूछा गया था कि ट्रायल एंड एरर थियरी जो है वो किसके द्वारा दी गई थी, तो ये ईएल थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी।
ठीक है, और ये जो हैं एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। क्लियर? अब इनके बारे में और भी हम बातें जान लेते हैं कि ही गेव कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्शनिज्म, यानी कि इन्होंने जो है संबंधवाद का संप्रत्यय भी दिया था, और एनिमल इंटेलिजेंस की जो है इन्होंने बुक भी लिखी थी। ठीक है, जिनकी बुक का नाम था अगर हम बात करें एनिमल इंटेलिजेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको लेकर, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये भी आपका प्रीवियस ईयर है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। क्लियर? और इसके साथ साथ हम बात करें कि थॉर्नडाइक ने जो है एक भूखी बिल्ली पर जो है एक्सपेरिमेंट किया था, उसको पिंजरे में बंद किया था और उसके सामने जो है भोजन का टुकड़ा रखा था जो कि उसके लिए उद्दीपक का काम कर रहा था। क्लियर? बिल्ली ने क्या किया था? बिल्ली ने बाहर निकलने के लिए बहुत सी अनुक्रियाएं की थी। ठीक है, बहुत सारे जो है रिस्पॉन्स दिए थे उसने, और इसीलिए इसे ट्रायल एंड एरर कहते थे, क्योंकि बहुत सारे उसने जो प्रयास किए और अंत में जो है वो सफल प्रयास तक पहुंच गई, और सफल प्रयास करने पर उसे खाना मिला। ठीक है, अब ये स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस वो होता है जिसके कारण जो है प्रतिक्रिया होती है, जिससे प्रतिक्रिया बनती है, वो आपका क्या होता है? स्टिमुलस होता है। वातावरण में परिवर्तन ही एक वातावरण में जो परिवर्तन होता है वो उद्दीपक ही है। ठीक है, अब रिस्पॉन्स क्या होता है? प्रक्रिया क्या होती है? तो प्रक्रिया एक व्यवहार है जो उद्दीपक द्वारा निर्मित होता है। मतलब आपने जो रिस्पॉन्स किया वो किसको देख के किया? जैसे अगर हम बात करें, बिल्ली ने रिस्पॉन्स किया तो उसने किसको देख कर किया? उसको भूख लगी थी, उसने खाने के लिए रिस्पॉन्स दिया, उसको खाना मिल रहा था, इस वजह से उसने रिस्पॉन्स किया, बार बार किया, बार बार किया। जब उसका गलत रिस्पॉन्स दे रहा था तो उसको पनिशमेंट भी मिल रही थी, और सही रिस्पॉन्स पर उसको खाना मिल रहा था। तो वो क्या है? वो वही प्रतिक्रिया होती है जिससे कि आपको उद्दीपक द्वारा निर्मित होता है। ठीक है ना? थॉर्नडाइक के अनुसार उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध बन जाना ही अधिगम है। तो थॉर्नडाइक ये कहते हैं जो संबंध बना उद्दीपक और अनुक्रिया में, यानी कि जो मोटिव था उसमें और जो रिस्पॉन्स था उसमें, उन दोनों के बीच में जो आपका रिलेशन बना, वो क्या है? वही अधिगम है। कौन कहते हैं? थॉर्नडाइक कहते हैं। क्लियर? आप देखेंगे ये है आपकी बिल्ली। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ से दरवाजा बंद कर दिया गया था, यहाँ पे स्ट्रिंग था, यहाँ पे लीवर था। क्लियर? नेक्स्ट है, अभी इन्हीं की बात करेंगे। इसका अदर नेम क्या है? इसका अदर नेम है एस कनेक्शनिज्म, एस आर थियरी, एस आर बॉन्ड थियरी, और थियरी ऑफ डिलीजेंस एंड पेशेंस। ये थियरी, ये जो अदर नेम है इन थियरीज के, इसी थियरी के ये अदर नेम है। और एस आर थ्योरी भी बहुत बार पूछा गया है, एस आर बॉन्ड थ्योरी भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अब इस थियरी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं आपके, वो भी ध्यान रखेंगे कि नीड और मोटिवेशन है, बिल्कुल है। ठीक है, जो भूखी बिल्ली का होना, बिल्ली का भूखा होना, क्लियर? ये क्या थी? उसकी ज़रूरत थी, और उसकी नीड क्या थी? उसकी नीड थी खाना मिलना, राइट? वो खाना जो था वो उसकी ज़रूरत भी थी और उसके लिए मोटिवेशन भी था। ठीक है, और क्या है इसमें? उद्दीपक। उद्दीपक में क्या था इसका? उसका खाना ही उसके लिए उद्दीपक था। और रिस्पॉन्स क्या था? कि वो बार बार लीवर को प्रेस कर रही थी, बार बार लीवर प्रेस करने से क्या हो रहा था? उसको खाना मिल रहा था। क्लियर? अब है जो यहाँ पे रॉड थी, पिंजरे का जो बंद रास्ता था, वो क्या था? वो उसके लिए ऑब्स्टेकल था। ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति में वो एक बाधा था। क्लियर? एक बार दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये जो रॉड थी, ये क्या थी? ये बाधा थी उसके लिए। और जब वो लीवर प्रेस कर रही थी तभी इधर से दरवाजा खुल रहा था और तभी उसको खाना मिल रहा था, राइट? चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे अगर हम और बात करें, और क्या है, तो थॉर्नडाइक जो थे वो पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने एनिमल्स पर जो है एक्सपेरिमेंट किए थे। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर है। नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं हम। बहुत बढ़िया, देखिए। अब हम बात करेंगे कि शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है। तो जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है वो इसी पर आधारित है।
क्लियर। और अगर हम बात करें तो देखिए ये जो बुक है ना, इसमें बहुत शॉर्ट्स में जो है सारी बातें बताई गई हैं, क्लियर। और बहुत उतना डीप ना पढ़ के आप थोड़े में ही सारी बातों को समझ सकते हैं। तो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, अगर मैं इससे नोट्स प्रिपेयर करती तो भी यही सारे एक तरह से नोट्स के रूप में ही है, क्योंकि एक्स्ट्रा बातें तो इसमें है ही नहीं, और कहीं एक्स्ट्रा बातें हैं तो उन्हें हम थोड़ा रैपिडली पढ़ लेंगे, या फिर जो है वैसे तो मेन पॉइंट ही है तो हम इन्हें कवर कर लेते हैं। तो देखिए आगे क्या है, छोटे बच्चों के लिए अधिगम के लिए यह सिद्धांत उपयोगी है। ठीक है, इसमें क्या है, नया कौशल सीखने के लिए उपयोगी है, जो आपके जो रिटायर्ड चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए यूजफुल है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लर्निंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है अधिगम जो है वो ग्रेजुअल यानी कि धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। क्लियर। यूजफुल इन टीचिंग मैथमेटिक्स, साइंस, सोशियोलॉजी एटसेट्रा, और ये इन सब्जेक्ट्स में जो है ये सीखने में उपयोगी है। ठीक है, आगे देखिए। अब इन्हें कौन नहीं जानता, नहीं जानते तो आपने क्या जाना, थॉर्नडाइक के लॉज, थॉर्नडाइक के टोटल लॉज 8 हैं। ठीक है, 3 जो हैं उसके प्राइमरी लॉज हैं, और 5 जो हैं उसके सेकेंडरी लॉज हैं। इससे क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत बार आया है। कई बार क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपको प्राइमरी लॉज दे देता है और एक आपको सेकेंडरी दे देगा, और उसमें से पूछेगा कि इसमें से कौन सा प्राइमरी लॉज नहीं है, ऐसे पूछ लेता है। और कई बार आपको सेकेंडरी लॉज दे देगा सारे, और उसमें एक प्राइमरी डाल देता है, और उसमें आपसे पूछ लेगा कौन सा इसमें सेकेंडरी लॉज नहीं है। या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ रख सकता है कि कौन सा प्राइमरी लॉज है और कौन सा सेकेंडरी लॉज है, तो आपको ये सारे पता होने चाहिए। तो अगर हम बात करें प्राइमरी लॉज, आपका लॉ ऑफ रेडिनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, लॉ ऑफ यूज और डिसयूज ये आपका एक्सरसाइज में ही है। ठीक है ना, तो ये आपके प्राइमरी लॉज हैं, यानी कि मुख्य नियम हैं। अगर हम बात करें गौण नियम, द्वितीय नियम अगर हम बात करें तो वो है आपके लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, पार्शियल एक्टिविटी, और एटीट्यूड, एसिमिलेशन, एसोसिएटिव शिफ्टिंग, ये सारे इसके क्या हैं, आपके सेकेंडरी लॉज में आते हैं। इन्हें आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें या इन्हें नोट कर लें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सच में। ठीक है, उसके बाद कि हाँ, ये मैंने आपको बता दिया, ये जो नियम है ये किसने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने दिए थे। अब हम नेक्स्ट थियरी की बात करते हैं जो है आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग। और देखिए ये जो थियरीज के नाम है ना, इन्हें भी आप लर्न कर लें, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी बहुत बार जो एस्टेट है वो अपना एक अच्छा खासा स्टैंडर्ड रखता है, और वो इसी वजह से रखता है क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है। अब कितनी बार पूछा गया क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी किसके द्वारा दी गई है, तो पावलोव के द्वारा दी गई है। ठीक है ना, आपका संज्ञानात्मक थियरी जो है वो किसके लिए, किसने दी गई है, पियाजे ने दी है। ठीक है, जो आपका सोशियो कल्चर है वो किसने दी है, वो आपकी वाइगोत्स्की ने दी है। तो इस तरह से जो है आपको थियरीज के नाम तो बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे, क्योंकि यहीं से आपके कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए जो है इस एग्जाम को बहुत स्टैंडर्ड माना जाता है, क्योंकि बाकी जगह पे पैडागोजी पे फोकस ज़्यादा होता है, लेकिन इस पे फैक्चुअल ज़्यादा होता है। तो इस थियरी में इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक प्लीज़ ज़रूर देखना। ठीक है, देखना चाहे 2x स्पीड पर, एज यू विश, आपकी मर्जी है, बट ज़रूर देखना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। तो अगर हम बात करें कि जो इसके प्रोपाउंडर हैं उनका पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलव। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है, और ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ये कौन से कहाँ के साइकोलॉजिस्ट हैं, रशियन है, अमेरिकन है, इंडियन है, कौन से हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इन्हें जो है नोबेल प्राइज भी मिला था 1904 में। ठीक है, 1904 में जो है इन्हें पाचन क्रिया के लिए जो है नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, डाइजेशन के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। और ये एक बार ये क्वेश्चन आया था, ये भी आपका प्रीवियस ईयर है, कि कौन से साइकोलॉजिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, डाइजेशन के लिए नोबेल प्राइज मिला था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पावलोव को ही वो प्राइज मिला था। अब इसके अदर नेम अगर हम बात करें तो इसके अदर नेम है सब्स्टिट्यूशन थियोरी, एस टाइप कंडीशनिंग थ्योरी, ये नाम आपको पता होने चाहिए, एस टाइप, एस आर टाइप, एस एस टाइप, ये आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है ना, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थियोरी, क्लियर, ये भी आपको पता होना चाहिए। कंडीशनिंग थियोरी भी कौन सी आपकी, पावलोव वाली है। तो देखिए ये था आपका डॉग, यहाँ से ये मूवमेंट थी इसकी। ठीक है, यहाँ से इसकी मूवमेंट थी, यहाँ इसकी लार इकट्ठी हो रही थी। अब इसका वैसे तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक
बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ कि होता क्या है कि डॉग खड़ा है, ठीक है। अब घंटी बजती है और कुत्ते के सामने खाना आता है। खाना आता है, भूखा कुत्ता है, खाना आता है तो उसके मुंह में लार आती है। क्लियर? तो ये प्रोसेस बार बार किया जाता है। घंटी बजती है, खाना आता है, घंटी बजती है, खाना आता है, और खाने को देखते ही डॉग की लार आती है। लेकिन एंड में क्या होता है कि घंटी बजती है, खाना नहीं आता है, लेकिन डॉग के मुंह से क्या आ जाती है, लार आ जाती है। क्लियर? तो यही क्या था, कंडीशनिंग की गई थी उसके ऊपर, ठीक है ना। अब उसको वो हैबिट हो चुकी थी, घंटी बजी और उसके मुंह से क्या आ गई, लार आ गई। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। व्हाट हैपेंड? यस, देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग दैट हैपन्स अनकॉन्शियसली। मतलब जो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग है, वो एक प्रकार का अधिगम है जो अचेतन रूप से होता है, मतलब अपने आप ही हो जाता है। पहले तो मतलब घंटी बज रही थी, खाना आ रहा था, तब उसकी लार आ रही थी, लेकिन एंड में क्या हुआ, घंटी बजी और लार आ गई। वो क्या हुआ, अपने आप ही हो गया वो काम, ठीक है। खाना नहीं दिखा उसे, अपने आप ही वो काम उसका हो गया। दिस theory is based on assumption that learning is development through interaction with the environment। यानी कि ये जो सिद्धांत है इस बात पर आधारित है कि अधिगम का विकास पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। यानी कि ये कह रहा है कि जो आपका अधिगम है वो पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करने से, इंट्रैक्शन करने से होता है। क्लियर? पर्यावरण या वातावरण अगर हम बात करें, व्यवहार को आकृति देता है और आंतरिक मानसिक स्थिति जैसे विचार, संवेदनाएं, भावनाएं मानव व्यवहार की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, अगर हम बात करें कि ये जो है आपके ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करता, ये क्या करता है, ये एक इंटरनल प्रोसेस है आपका, जो कि आपके थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस, इनको जो है शेप देता है। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे हम कि जो क्लासिकल कंडीशन है वो क्या करती है कि ये जो सिद्धांत है ये जो है कुत्ते के प्रयोग के साथ बाहर आता है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे बात हो रही है कि जो उन्होंने प्रयोग किया था वो कुत्ते के ऊपर किया था, तो कुत्ते के प्रयोग के साथ ये जो सिद्धांत जो है आपका ये बाहर आता है शास्त्रीय अनुबंधन का, ठीक है। प्रयोग में भूखे कुत्ते के सामने कुछ भोजन रखना शामिल है। परिणाम स्वरूप कुत्ता स्वाभाविक रूप से लाल टपकाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें क्या होता है, यहाँ भोजन को अन अनुबंधित उद्दीपक कहा गया है। वह लार टपकना स्वाभाविक प्रतिक्रिया होने के कारण अन अनुबंधित प्रतिक्रिया कहलाती है, ठीक है। वो मतलब अपने आप ही हुआ था ना, अनकंडीशनल जो है हम इसे स्टिमुलस कहेंगे। यहाँ घंटी अनुबंधित उद्दीपक है तथा लार का टपकना अनुबंधित प्रतिक्रिया है। ये उद्दीपक है, जो घंटी है वो उद्दीपक है, स्टिमुलाई है, जो उसको मजबूर कर रहा है रिस्पॉन्स करने पर, ठीक है ना। और जो लार टपक रही है वो क्या है, अनुबंधित प्रतिक्रिया है। क्लियर? अब इसमें अगर हम बात करें कि क्या है, इसमें खाना है, खाने के साथ क्या आती है, लार। खाने से संबंधित क्या है, लार है। उसके बाद जो बेल है उसकी कंडीशनिंग किसके साथ है, खाने के साथ है, राइट। और फिर बेल के साथ क्या कंडीशनिंग हो जाती है, लार हो जाती है। पहले खाने से लार थी, फिर बेल से खाना आ रहा था, है ना, और फिर लास्ट में क्या हुआ, बेल से ही क्या आ गई, लार आ गई। क्लियर? ये की पॉइंट्स है, आप इन्हें पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी इससे जो मेन जो बातें थी वो मैंने इसमें आपको बता दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में इसको आराम से आप पढ़ लेना, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट बातें थी इस थियरी से लेके वो सारी मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, तो आप इन्हें पढ़ लेना, ठीक है। चलते हैं आगे, नहीं तो वीडियो सच में बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और स्टूडेंट्स का मन बहुत ज़्यादा दुखी होगा कि मैम कैसे पढ़े अब हम इसे। तो देखिए, इन्हें भी आप जो है एक तरह से बस देख लें, इतना काफ़ी है कि जो कंडीशनिंग थियरी है ये उसके टाइप हैं, फॉरवर्ड कंडीशनिंग, बैकवर्ड कंडीशनिंग, और यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है क्लियर नहीं है, सहकालिक अनुबंधन, डिले कंडीशनिंग, ट्रेस कंडीशनिंग, ठीक है। तो ये इसके क्या है, ये इसके टाइप हैं,
मैंने इनसे क्वेश्चन नहीं देखा है, पर फिर भी आप इन्हें एक बार कर लें। जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपके लिए मैं बता दूंगी। यस, नेक्स्ट थियरी आ गई है, अगेन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी। आई होप आपको विजिबल होगा, तो प्लीज़ कमेंट्स में ये भी बताया करें कि वीडियो पूरी तरह से आपको विजिबल होती है या नहीं होती है, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग अब करते हैं, तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो आप कमेंट्स करते हैं ना, कुछ स्टूडेंट्स के कुछ क्वेरीज होती हैं, तो उसे क्लियर कीजिए प्लीज़। उस लड़की का नाम था शायद, इफ़ एम राइट और रॉन्ग, रितु भारद्वाज से शायद वो, उनका क्वेश्चन था कि मैम इंग्लिश की थियरी करवा दीजिए। तो रितु, आपका क्वेश्चन ना कंप्लीट नहीं है। आप किस थियरी की बात कर रही हैं, एक तो आप वो क्लियर करें। आप पेडागोजिकल थियरी की बात कर रही हैं या फिर आप टीजीटी सब्जेक्ट की इंग्लिश की बात कर रही हैं। अगर आप टीजीटी इंग्लिश की बात कर रही हैं, तो देखिए, वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट मैंने अपने सिर पर ले लिए, बट मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि वो मेरा भी सब्जेक्ट है, ठीक है, मेरा सब्जेक्ट है, तो उस पे भी जो है ज़्यादा नहीं तो एक वीडियो ऐसे ज़रूर बना दूँगी मैं उसमें से, जो आपको हेल्प मिलेगी। उसके लिए पहले तो आप अपना क्वेश्चन क्लियर करें, फिर मैं आपको इसमें पूरी तरह से गाइड करूँगी कि आपको आगे क्या करना चाहिए और क्या चीज़ आपके लिए ठीक रहेगी। क्लियर? तो रितु, यदि आप वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ अपने कमेंट को जो है कंप्लीट करना प्लीज़। आपको किस टाइप की थियरी इंग्लिश में चाहिए? चलिए, वापस आते हैं टॉपिक पर। जो इसके प्रोपाउंडर हैं, इनका पूरा नाम है बुरहम फ्रेडरिक स्किनर। ठीक है, बुरहम फ्रेडरिक स्किनर, ये इनका क्या है, पूरा नाम है। तो स्किनर के नाम से हम जानते हैं, और एग्जाम में भी हमें स्किनर ही देखने को मिलता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग, ध्यान रखना, वो थी क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग दी गई है पावलव के द्वारा, शास्त्रीय अनुबंधन, और ऑपरेंट कंडीशनिंग दी गई है आपकी किसके द्वारा, स्किनर के द्वारा। इसे प्लीज आप याद रखिएगा। इसके जो अदर नाम है वो आप देख सकते हैं। जो आपका क्लासिकल कंडीशनिंग था ना, वो था आपका एस टाइप थियरी, और ये है आपकी आर एस थियरी। ठीक है, और अगर हम बात करें आर टाइप थियरी, वो थी आपकी एस टाइप थियरी, ये आपकी आर टाइप थियरी। ठीक है, आर एस कंडीशनिज्म थियरी भी हम इसे कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थियरी भी हम इसे कहते हैं, और कैजुअलिटी कंडीशनिंग थियरी भी कहते हैं, और एम्प्टी ऑर्गेनिज्म अप्रोच भी इसे कहा जाता है। बट अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूं, तो ये दोनों जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ये तीन बातें तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से पता होनी चाहिए। चलिए, पढ़ते हैं इसके की पॉइंट्स। तो इसमें जो है स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था। ठीक है, चूहे को जो है बॉक्स में बंद रखा था, और इस बॉक्स में एक खटका था। इसे दबाने पर क्या होता था, भोजन प्राप्त होता था। ठीक है, तो बाद में ये देखा गया कि भोजन प्राप्ति के लिए चूहा द्वारा जो अनुक्रिया थी वो तीव्र हो गई। ऐसा क्यों हुआ, ये भी बात करेंगे। चलिए देखिए, हाँ, यहाँ थी भाई पनिशमेंट, वहां पनिशमेंट नहीं थी, पनिशमेंट यहाँ थी, बिल्कुल पनिशमेंट यहाँ थी। तो देखिए, आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक ग्रिड, यहाँ पे इसको क्या मिल रहा था, करंट मिल रहा था। इसे क्या लग रहा था, इसे शॉक लग रहा था। ठीक है, इसकी गलत अनुक्रिया पर इसे क्या मिल रहा था, शॉक मिल रहा था, और जैसे इसे शॉक मिल रहा था, तो इसकी जो अनुक्रिया वो बहुत तेज हो गई थी। ठीक है, बटन दबाने पर जो है इसे खाना मिल रहा था। क्लियर? और अगर सही तरह से वो प्रेस नहीं कर पा रहा था, तो इसको पनिशमेंट भी मिल रही थी। तो जैसे क्या पाया गया कि शॉक मिलने से जो है इसकी अनुक्रिया जो है तेज हो गई। ठीक है, बहुत स्पीडली ये उस काम को जो है करने लग गया था। देखिए, टाइप ऑफ बिहेवियर। देखिए, टाइप ऑफ बिहेवियर, अब बिहेवियर भी आपके दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका रिस्पोंडेंट बिहेवियर, और एक होता है आपका ऑपरेंट बिहेवियर। ठीक है, अब ये क्या होता है, यह स्वचालित रूप से व प्रतिव्रत रूप से होता है, यानी कि ये जो है ऑटोमेटिक होता है। ठीक है ना, रिफ्लेक्सिवली होता है और ऑटोमेटिकली होता है। क्लियर? और आपको इन व्यवहारों को सीखने की जरूरत नहीं होती है, मतलब ये अपने आप ही हो जाते हैं। और यहाँ क्या है, दिस इज अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल, यह हमारे चेतन के कंट्रोल में होता है, नियंत्रण में होता है।
मतलब यहाँ जो ऑपरेंट बिहेवियर आप करते हैं, ये आप बिल्कुल सोच समझ के करते हैं, और ये जो है ये अपने आप ही हो जाता है। गरम चूल्हे से अपना हाथ पीछे खींचना, बिल्कुल, चाहे आप गरम चूल्हे से लगा लो या फिर आप लगा लो कि आग लगा लो, है ना, या फिर करंट से लगा लो। जैसे ही करंट फील होगा तो आप तुरंत अपना हाथ पीछे खींचेंगे अपने आप ही, वो स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। तो वो क्या होता है, आपका रिस्पोंडेंट बिहेवियर होता है, ठीक है। और ये आपका क्या है, आपका ऑपरेंट बिहेवियर है। क्लियर? चलिए आगे चलें। अब यहाँ पे है ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब ये क्या है, अब इसे भी देखिए। और ऑडियो क्लियर होती है या नहीं होती है, आवाज़ ठीक से आती है नहीं आती है, ये भी आप बताएं प्लीज़, क्योंकि मेरे बिहाफ सब कुछ ठीक होता है, बट फिर भी आप बताएंगे तो मुझे यकीन होगा कि हाँ सच में सारी चीज़ें ठीक होती हैं। तो देखिए, इसमें होता है आपका रीइंफोर्समेंट और होता है पनिशमेंट, ठीक है। तो आपका रीइंफोर्समेंट होता है और आपका पनिशमेंट होता है। जो आपका रीइंफोर्समेंट होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, किसी चीज़ को ऐड करना, और नेगेटिव होता है किसी चीज़ को हटाना। क्लियर? जैसे मान लीजिए कि बच्चों को आपकी आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी, तो आपने माइक यूज़ कर लिया, ठीक है, मतलब वो चीज़ ऐड की ना, माइक ऐड कर लिया, माइक से आपने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो बच्चों को ईजिली हो गया, वो हो गया पॉजिटिव। अब नेगेटिव होता है, मान लीजिए आप पढ़ा रहे थे और क्लास साइड वाली क्लास से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था, तो आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, ठीक है, आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, यानी कि एक चीज़ आपने कम कर दी, राइट, रिमूव कर दिया, हटा दिया, तो वो है आपका नेगेटिव। इस बात का ध्यान रखना हमेशा, जो नेगेटिव आपका रीइंफोर्समेंट होता है वो उस तरह से नेगेटिव नहीं होता, मतलब उसमें भी जो है अ, बच्चे का फ़ायदा ही होता है, समझे? कई स्टूडेंट्स को लगता है कि नेगेटिव है तो इसका मतलब बच्चे का इसमें नुकसान होगा, नहीं, फ़ायदा उसमें बच्चे का ही होता है, बट उसमें कोई चीज़ हटा ली जाती है और पॉजिटिव में कोई चीज़ ऐड की जाती है, बस इतना ही फ़र्क होता है। क्लियर? अब पनिशमेंट है वो आपकी पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। अब नेगेटिव का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप पनिशमेंट को उस तरह से नेगेटिव देखें कि ये तो बहुत चीज़ खराब है बच्चे के लिए, राइट? हाँ, अगर वैसे देखें तो अकॉर्डिंग टू एनसीएफ अगर हम बात करें तो आप बच्चे को पनिश नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप अगर एक अगर आप एक टीचर हैं तो ये भूमिका आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि यदि बच्चे को हम क्लास में ना डांटें, यदि उसको थोड़ा बहुत पनिश ना किया जाए तो बच्चा कितना रिस्पॉन्स करता है ना? जो टीचर हैं वो इस बात को बहुत ज़्यादा अच्छे से रिलेट करेंगे। अब रीइंफोर्समेंट, यह एक घटना है जिसके अंतर्गत व्यवहार को सीखा जाता है, बनाए रखा जाता है अथवा उसमें परिवर्तित किया जाता है। क्लियर? पुनर्बलन चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, यह निश्चित व्यवहार में वृद्धि करता है। वही मैंने आपको बताया कि रीइंफोर्समेंट चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है वो बच्चे का फायदा ही करेगा, ठीक है, उसके बिहेवियर में क्या करेगा, इंक्रीज ही करेगा उसको, राइट, डिक्रीज नहीं करेगा। जो आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है वे पुनर्बल जो अनुक्रिया को सुदृढ़ करते हैं और उन्हें बनाए रखते हैं। इन पुनर्बलक का परिणाम सुखद होता है, राइट। जैसे टेस्ट में पूरे अंक आने पर जो है टीचर ने उनको कोई भी गिफ्ट दे दिया, कोई प्राइज दे दिया, कोई पेंसिल दे दिया, कोई इरेजर दे दिया प्राइज में, तो वो क्या है, वो पॉजिटिव है ना। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल अलग है, बाकी बात वही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है कि मतलब अध्यापक की डांट से बचने के लिए जो है बच्चे ने टेस्ट में अच्छे अंक प्राप्त कर लिए, वहाँ पे उसको प्राइज दिख रहा था, गिफ्ट दिख रहा था, तो उसको अच्छे नंबर मिले, और यहाँ पर जो है टीचर की डांट से बचने के लिए उसने नए अच्छे नंबर ले लिए, तो देखिए नंबर तो उसको दोनों जगह मिल रहे हैं ना, राइट। रीजन से पता चलता है कि पॉजिटिव है नेगेटिव, कि उसका रीजन क्या है। क्लियर? और ये जो होते हैं ये अप्रिय, दुखद और आपके पीड़ादायी होते हैं। जैसे ही कहा कि बच्चा डर में ही तो जो है टीचर की डांट से बचने के लिए तो वो कर रहा है, ठीक है। अब पनिशमेंट देखिए, जो आपका पॉजिटिव पनिशमेंट होता है उसमें क्या होता है, अप्रिय उद्दीपक जोड़कर व्यवहार को कम करना, ठीक है, मतलब तेज गाड़ी चलाने पर चालान काट देना ताकि अवांछनीय व्यवहार में कमी आ सके, तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव पनिशमेंट है। अब नेगेटिव पनिशमेंट क्या है,
कि सुखद उद्दीपक को हटाकर व्यवहार को कम करना। देखिए यहाँ से ना समझे, एग्जाम्पल से समझे। एक बच्चे से वीडियो गेम छीन लेना, अब वीडियो गेम तो उसको प्यारा है ना, वो वही उससे छीन लिया, ये क्या है, नेगेटिव पनिशमेंट है, बट ये भी उसके व्यवहार को बढ़ाएगी ना कि घटाएगी। और पनिशमेंट जो है नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। जो पनिशमेंट है वो आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं है, राइट। चलिए अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बिल्कुल, यहाँ से याद आया, एग्जाम में क्वेश्चन बना है आपका यहाँ से। देखिए इसमें जो है अनुक्रिया सामान्यीकरण पर बल दिया जाता है। दूसरा, इस बात को ध्यान रखें, चेनिंग और शेपिंग ये वर्ड पूछे गए हैं दोनों। शेपिंग और चेनिंग वर्ड पूछे गए हैं, तो ये किसकी थियरी से रिलेट करते हैं, ये रिलेट करते हैं आपकी स्किनर की थियरी से। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए पुनर्बलन का प्रयोग करना, तो बिल्कुल सही बात है। आप भी क्लास में देखते होंगे अगर आप टीचर हैं कि बच्चे को जो है, बच्चा पढ़े अच्छी तरह से तो आप नई नई टेक्निक जो है यूज़ करते होंगे। बेटा अगर आप ऐसा करेंगे तो ये होगा, हम जो है गेम खेलेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, मतलब टीचर हर तरह से बच्चे को जो है मोटिवेट करने की कोशिश करता है, उनको रीइंफोर्समेंट करता है, देता है, राइट। और अगर हम बात करें प्रोग्राम्ड लर्निंग वाज गिवन बाय स्किनर, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया कि प्रोग्राम्ड लर्निंग जो है किसके द्वारा दी गई थी, तो ये भी स्किनर के द्वारा दी गई थी, ठीक है। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इफेक्ट, और ये जो है प्रभाव के नियम पर ये जो है आधारित है। क्लियर, ये आप देख सकते हैं, डायग्राम है बट क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, जो चीजें थी वो हमने समझ ली। अब ये है आपका शेड्यूल रीइंफोर्समेंट का। क्वेश्चन कई बार यहाँ से भी आता है, कई बार क्या, हाँ बिल्कुल देखा गया है, शायद आपके प्रीवियस ईयर जो है 2023 वाला, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन बना था। देखिए इसको आप ध्यान से देखिए, जो एक्सटेंसिक है आपका, एक्सटेंशन है, रीइंफोर्समेंट और एक्सटेंशन, विलुप्त होने पर पुनर्बलन। क्लियर, यहाँ पे नेक्स्ट है आपका पार्शियल रीइंफोर्समेंट ओकेजनली, और कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट और एवरी रिस्पॉन्स। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपको मिलता है, मतलब बहुत बहुत उसके बाद बात, मतलब चीज़ें विलुप्त होने के बाद, विलोपन के बाद यहाँ पे आपको पुनर्बलन मिलता है। यहाँ पर आपको मिलता है कभी कभी, पार्शली मतलब कभी कभी मिलता है, और यहाँ पर आपको मिलता है प्रत्येक अनुक्रिया पर आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलता है, मतलब जैसे ही आपने अच्छा काम किया आपको मिल गया, कॉन्टिन्यूस लगातार मिलता है, ठीक है ना। आगे देखिए इंटरवल, इंटरवल और रेशो, ये आप अच्छी तरह से क्लियर कर देंगे कि इंटरवल और रेशो क्या डिफरेंस होता है। जो इंटरवल होता है आपका, वो होता है टाइम पीरियड, मतलब कितने टाइम के बाद, और अनुपात रेशो में होता है कि मतलब अगर हम बात करें कि अ, अगर यहाँ से हम एग्जाम्पल को समझे कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे तो आपका टाइम मेंशन होता है भाई, 1 वीक के बाद, 2 वीक के बाद, इतने के बाद, ठीक है। और यहाँ पे जो है वैसे डिवाइड करते हैं, 2 में, 3 में, 4 में, इस तरह से यहाँ पे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए, देखते हैं अब हम कि जब आप समय अवधि के अनुसार पुनर्बलन देते हैं तो वो इंटरवल होता है, और जब आप अनुक्रिया के अनुसार पुनर्बलन देते हैं तो वो आपका रेशो होता है, ठीक है। फिक्स्ड रेशो क्या होता है, फिक्स्ड इंटरवल क्या होता है आपका, कि चॉकलेट जो है हर रविवार को दी जाए, ये आपका फिक्स्ड है, ठीक है। हर रविवार को, एवरी संडे आपको चॉकलेट मिल रही है, ये आपका फिक्स्ड है। वेरिएबल क्या होता है, चॉकलेट किसी भी दिन दी जा सकती है, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, किसी भी दिन, जिस दिन भी आपने अच्छा काम किया उसी दिन आपको मिल गई, ठीक है ना। तो वेरिएबल, और यहाँ पे देखें अगर हम बात करें कि क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाता है ना एग्जाम में, तो वहां पे आपको वेरिएबल जो है ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ आपको लेकर जाता है, क्योंकि फिक्स तो पता है बच्चे को कि तुम अच्छा करोगे या नहीं करोगे, फिक्स है भाई, कि मतलब संडे को मिलनी है चॉकलेट तो मिलनी है। वेरिएबल में क्या होता है कि ये कभी भी हो सकता है, मतलब जब आप अच्छा काम करेंगे तभी आपको मिलेगी, है ना, या फिर जब टीचर को समझ लगेगा कि हाँ आपने अच्छा काम किया तब आपको मिलेगी। तो ये वेरिएबल जो है ये अच्छा होता है, ठीक है।
गणित के जवाब पर ही चॉकलेट दी जाए, ये आपका फिक्स्ड है, निश्चित है रेशो में, कि मतलब आपने मैथ का ही सम सही किया तो ही आपको मैथ के सम पर ही आपको चॉकलेट दी जा रही है। और अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है, किसी भी विषय के वेरिएबल बताया ना कि किसी भी विषय में आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको चॉकलेट मिल रही है, तो ये आपका वेरिएबल है। नेक्स्ट देखिए, आपकी नेक्स्ट थियरी है आपकी, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग आपकी खत्म हो चुकी है। अब आपकी नेक्स्ट थियरी है री थ्योरी। री थ्योरी जो कि आपकी दी गई है किसके द्वारा, सीएल हल के द्वारा, क्लर्क लियोनार्ड हल के द्वारा, ठीक है, क्लर्क लियोनार्ड हल के द्वारा जो है ये थियरी आपकी दी गई है। तो सीएल हल इसे बेसिकली इसका नाम पुकार देते हैं। तो री इन्फोर्समेंट थियरी ये भी बहुत बार आपसे पूछा गया, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। सीएल हल से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इसमें सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, तो सुनते रहें ध्यान से। ये जो है एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, और अगर हम बात करें, इन्होंने जो है ही गेव मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन टू साइकोलॉजिकल थियरी, उन्होंने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के लिए जो है गणितीय अभिव्यक्ति दी थी। दूसरा अगर हम बात करें कि प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, इस नाम की जो है बुक इन्होंने लिखी थी। किसने लिखी थी, सीएल हल ने, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। ये बुक्स भी जो हैं आप नोट करते जाएं साथ साथ, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन भी, कौन से फैक्चुअल कि कौन सी बुक किसने दी थी, कौन सा कथन किसका था, एक वीडियो में मैं आपको एग्जाम के आसपास आपको सारी बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स और आपके जो इंपॉर्टेंट कोट्स हैं वो भी मैं आपको करवा दूंगी, जिससे मतलब क्वेश्चन बनेगा तो वहीं से बन जाएगा। अदरवाइज कोट्स का और ये बुक्स का कोई भी फिक्स हम ये नहीं कर सकते भी यहीं से आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं आपको करवा दूंगी, बनेगा तो वहां से बन जाएगा, अदरवाइज एक आध नंबर तो हो जाता है। आगे अगर हम बात करें कि यह जो सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक और पावलर के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, और हल ने भी किस पे प्रयोग किया था, चूहे पर ही इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अदर नेम ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नीड रिडक्शन थ्योरी ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, मैथमेटिक्स डिडक्टिव थ्योरी ये आपसे नहीं पूछा गया, पर फिर भी आप इसे लर्न कर लेंगे, क्लियर। नेक्स्ट है आपका कि अगर हम बात करें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसकी, इस थियरी के, तो इसमें नीड है, राइट, जो कि आपका सोशियोलॉजिकल इम्बैलेंसेस है, शारीरिक असंतुलन है, ड्राइव है। अच्छा, इसे जो है आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसका एक निमोनिक है, ठीक है, NDA गार, राइट, NDA गार, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, NDA गार, नीड, ड्राइव, रीइंफोर्समेंट, ठीक है, गोल, और उसके बाद आपका आता है, बीच में एक और आता है, उसके बाद आता है रिड्यूस्ड ड्राइव, ठीक है, हाँ अराउजल, है ना, हाँ अराउजल आता है, क्लियर। तो इस निमोनिक से भी आप इसको याद कर सकते हैं, कई बार इसका सीक्वेंस भी पूछा गया है, तो आप इसे लर्न कर लें प्लीज, यहाँ से इजीली आप लर्न कर सकते हैं। आपको आवश्यकता होती है तो आप उस काम को करते हैं, ठीक है, उस काम को करते हैं तो ड्राइव होती है, अगर वो ठीक हो रही होती है तो उसमें क्या आता है, रीइंफोर्समेंट आता है ना, आपको अवार्ड मिलता है। उसके बाद क्या होता है, आपको लक्ष्य की प्राप्ति होती है, जब लक्ष्य की प्राप्ति होती है तो उसके बाद क्या हो जाता है, फिर अराउजल आ जाता है, मतलब आपकी जो चाल है वो कम हो जाती है, और उसके बाद फिर से उसके बाद क्या होता है कि जब आपकी चाल कम हो जाती है, रिड्यूस्ड ड्राइव, मतलब फिर आप पढ़ना कम कर देते हैं, और उसके बाद दोबारा से कोई नीड आती है तो फिर से यही प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से इस थियरी को आप लर्न करेंगे, राइट। अब यहाँ पे हम बात करें, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बी फॉर बिहेवियर, डी फॉर ड्राइव, एच फॉर हैबिट, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये साइकिल है, ठीक है, ये साइकिल आपकी ड्राइव रिडक्शन थियरी, यहाँ पे आपको नीड होती है, हंगर होता है, रेस्टलेस होता है, उसके बाद क्या होगी, तो ड्राइव होगी,
आप उस काम के लिए कोशिश करेंगे तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी, मोटिवेशन मिलेगा, खाना मिलेगा, वो चीज़ मिल जाएगी आपको, तो क्या हो जाएंगे आप, फुल सेटिस्फाइड हो जाएंगे। सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से लैक ऑफ, क्या लिखा हुआ है ये, होम्योस्टेटिस, समझ में नहीं आ रहा है, बट कुल मिला के अब जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर आपको उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है ना, फिर से कोई नीड आएगी और फिर से ये साइकिल फिर से उसी तरह से चलने लगेगी। अब इसका जो है एजुकेशन में कैसे इसका इम्प्लीकेशन होगा वो देखिए। यह सिद्धांत जो है सीखने में आवश्यकता और अभिप्रेरणा पर बल देता है। नीड और मोटिवेशन पर जो है ये जोर देता है। हल के अनुसार आवश्यकता में कमी भी पुनर्बलन है। अगर आवश्यकता में कमी है तो ये भी क्या है, रीइंफोर्समेंट है। ये कहना किसका है, हल का कहना है। इस सिद्धांत में चालक की कमी व्यवहार के लिए पुनर्बलन का कार्य करती है। क्लियर। और आगे हम बात करें कि इसमें जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप इसे देखना चाहे तो ये सूत्र इसमें काम करता है, SR है ना, दृष्टिकोण के स्थान पर संशोधित SOR सूत्र को स्वीकार किया गया है। आवश्यकता के सिद्धांत में सुदृढ़ आदत महत्वपूर्ण अवधारणा है। देखिए जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैं आपको प्रीवियस पेज पर बता चुकी हूँ, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, इन्हें आप लर्न कर ले, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं आपके लिए इनसाइट थियरी, जिसके अगर हम बात करें जिसके प्रोपाउंडर हैं आपके कॉलर। ठीक है, तो ये जो है इसको गेस्टाल्टिस्ट जो थियरी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और इसे जो है इंटीग्रिटी थियरी भी कहा जाता है और अंडरस्टैंडिंग थियरी भी से कहा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। गेस्टाल्टवादी तो बहुत बार पूछा गया है और इनसाइट थियरी भी बहुत बार पूछा गया है। और हाँ, एक बात और पूछी गई है इसमें से, गेस्टाल्टवादी थे कोहलर, कोफका, वर्दिमर, कोटलेविन, ये जो है 4 थे इसमें। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया इन चारों में से कौन गेस्टाल्टवादी नहीं है, कौन सा गेस्टाल्टवादी है। तो और ये भी आपसे पूछा गया है कि इसके फादर कौन है, तो इसके फादर वर्दिमन है। गेस्टाल्ट की बात करें हम, गेस्टाल्ट पीरियड उसकी बात करें हम, तो इसके फादर कौन है, इसके फादर आपके वर्दिमर है। ध्यान रहे, कॉलर नहीं है, वर्दिमर है। ठीक है, क्लियर। तो इसमें बेसिकली क्या था, मैं आपको एक बेसिक आइडिया बता देती हूँ। इसमें क्या था, एक चिंपैंजी था जिसका नाम सुल्तान था। एक क्वेश्चन ये भी बना था कई साल पहले, आई थिंक 2018 में या 19 में, पता नहीं, क्वेश्चन बना था कि वो जो चिंपैंजी था उसका नाम क्या था। और वो क्वेश्चन उस टाइम मैंने गलत किया था, क्योंकि उस टाइम मेरी शुरुआत थी CDP में, मुझे पहले नहीं पता था उसके बारे में, तो वो क्वेश्चन मुझसे गलत हुआ था। और उसके बाद वो क्वेश्चन मुझसे, मतलब जब मैंने वो थ्योरी पढ़ी भी नहीं, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन हमेशा मुझे याद रहता था। बाद में तो बहुत डिटेल में पढ़ा है, बहुत डीप पढ़ा है, तो उसके बाद तो सब कुछ पता ही है। लेकिन उस टाइम बहुत था कि इतना ईजी क्वेश्चन, क्योंकि पढ़ा ही नहीं था उस टाइम पे। तो अब ईजी रहे चाहे टफ रहे, जब पढ़ा ही नहीं है तो सब कुछ मुश्किल है, राइट। तो उसका नाम सुल्तान था, सुल्तान नाम का चिंपैंजी था। ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे बॉक्स पड़े हुए थे। तो किस तरह से सुल्तान जो है, कोशिश की सुल्तान ने, और फिर जो है अचानक से उसमें जो है दिमाग की बत्ती जली उसकी, और उसने जो है उन बॉक्स का यूज करके जो है अपने गोल तक वो पहुंचा था, राइट। ये था, देखिए इस तरह से। हम्म, कॉलर की ये थियरी है। ठीक है, ध्यान रहे कॉलर, कॉलर ध्यान रहे, कोहलबर्ग अलग है, कॉलर अलग है, राइट। इसका जो प्रयोग है वो सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किया गया था। प्रयोग 4 परिस्थितियों में किए गए थे। ठीक है, गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है, इसके नेटियां इसे छोड़ देते हैं। अंतर्दृष्टि अधिगम से तात्पर्य है किसी भी समस्या का समाधान बार बार या निरंतर अभ्यासों के बिना अचानक से प्राप्त हो। मतलब कई बार आप देखते हैं ना, कोई सम आप अगर सॉल्व करते हैं, कर रहे हैं, फिर वो नहीं हो रहा है, फिर आप उसे छोड़ देते हैं। और मान लीजिए आप छोड़कर और फिर आप कुछ काम करने लगे, फिर अचानक से दिमाग में आता है, अरे हाँ मैं उसको ऐसे भी तो कर सकती थी, और आप दोबारा जाएंगे और फिर से उसको सॉल्व करेंगे, और फिर वो सॉल्व हो जाता है। तो यही चीज है यहाँ पे, राइट। कॉलर के अनुसार अधिगम एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, अपितु एक उद्देश्यपूर्ण, रचनात्मक और अन्वेषणात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि कॉलर कहते हैं
कि लर्निंग एक यहाँ पे मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये पर्पसफुल, क्रिएटिव, एक्सप्लोरेटिव प्रोसेस है, राइट। अधिगम केवल उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य अनुबंधित साहचर्य नहीं है, बल्कि साधन और साध्य के मध्य संज्ञानात्मक संबंध है। ठीक है ना, देखा ना आपने कैसे उन्होंने बुक्स का यूज करके और फिर वो अपने गोल तक पहुंचा, राइट। और इसमें जो क्या होता है कि अचानक से, इसमें अधिगम आकस्मिक होता है, मतलब अचानक से होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं, देखिए सबका नाम इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। जो गेस्टाल्टवादी हैं वो आपके हैं कॉलर, कॉफका, वर्दिमर और कोर्टलेविन। कहाँ गया, है नहीं, इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन चौथा नाम वही है, 4 हैं ये इसमें। ठीक है, और हाँ, एट द होल का कॉन्सेप्ट होता है गेस्टाल्टवादियों का, एट द होल, मतलब गेस्टाल्टवादी से कहीं भी, ये की पॉइंट आपका संपूर्ण, समग्र, है ना, हॉल, ये इनके की पॉइंट है इस थियरी के। जहां पे भी आपको गेस्टाल्टवादियों से संबंधित कोई बात नजर आ रही है और ऑप्शन में आपको ये वर्ड नजर आ रहा है, तो बाकी सारे ऑप्शन छोड़ के आप इसी ऑप्शन को पकड़ लेंगे। ये बहुत बेसिक और की पॉइंट होता है इसका, राइट। चलिए और देखते हैं। हाँ, अभी मैंने आपको बताया था जो गेस्टाल्टवाद है उसके जनक वर्दिमन को माना, वर्दिमन है, मैक्स वर्दिमर है, राइट। और जो कॉलर ने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था मेंटेलिटी ऑफ एप्स, मेंटेलिटी ऑफ एप्स। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये थियरी भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट थियरी पढ़ते हैं आपकी अल्बर्ट बंडूरा की। ठीक है, सोशल लर्निंग थियरी। कौन सी है ये? सोशल लर्निंग थियरी है। इसके प्रोपाउंडर है आपके अल्बर्ट बंडूरा। क्लियर, अल्बर्ट बंडूरा। बहुत बार ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है भाई। सारे जो आपके ये जो थियरीज हैं, इनके प्रोपाउंडर हैं, इनके नाम एक पेज पर आप लिख लें, प्लीज मेरे कहने से लिख लें, और 2-3 बार बीच बीच में इनको रिवाइज करते रहें। आज लिख लिया, आज पढ़ लिया, आज तो आपने पढ़ाई है, उसके बाद 10 दिन बाद फिर से रिवाइज कर ले, 20 दिन बाद फिर से रिवाइज कर ले। क्या होगा, एग्जाम तक ये चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी और फिर आपको इन्हें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसे जो है ऑब्जर्वेशनल थियरी भी कहा जाता है, इमिटेशन थियरी भी कहा जाता है, मॉडलिंग थियरी भी कहा जाता है, सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थियरी भी कहा जाता है। ये सारे वर्ड तो सारे इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आप बिल्कुल लर्न कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर में देखने को मिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका बंडूरा की थियरी पढ़ते हैं अब हम। यह सिद्धांत बताता है कि लोग कैसे और क्यों सीखते हैं। इसमें क्या है, अवलोकन और मॉडलिंग एक प्राथमिक भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन और मॉडलिंग क्या है, इसमें आपका एक प्राइमरी रोल जो है वो प्ले करते हैं। ठीक है, व्यवहार को अवलोकन की प्रक्रिया के माध्यम से वातावरण से सीखा जाता है, मतलब ऑब्जर्व करके भी आप जो है सीख सकते हैं, बिल्कुल सीखते हैं। आप देखेंगे जो छोटा बच्चा है वो अपने आसपास ऑब्जर्व करके तो सीखता है ना। कितनी सारी बातें होती हैं जो आप छोटे बच्चे को नहीं सिखाते हैं, लेकिन वो सीख लेता है ना, सीख लेता है। तो ये क्या है, ये आपका ऑब्जर्व पर जो उसके ऑब्जर्वेशन है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन से भी चीज़ों को सीखा जाता है। नेक्स्ट है, इसमें व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को अवलोकन करके सीखता है। बिल्कुल, इसमें जो है एक बोबोडॉल पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया था कि बंडूरा ने एक बोबोडॉल पर एक्सपेरिमेंट किया था, और देखिए इसमें जो है मतलब उसके व्यवहार को देखकर ही तो वो सीखा था, है ना। जैसे आप देखेंगे बच्चा जो है स्कूल में अपने टीचर को देखकर बहुत कुछ सीखता है। मेरा टीचर ऐसे बैठता है, मेरी मैम ऐसे करती हैं, मेरी मैम ऐसे करती है, मेरी मैम खाने से पहले हैंड वॉश करती हैं, मेरी मैम ये करती हैं, वो करती हैं। तो बच्चा अपने टीचर को देख के बहुत कुछ सीखता है। उसी तरह से घर में बच्चा पेरेंट्स को देखकर बहुत कुछ सीखता है। अच्छी बातें भी होती हैं, बुरी बातें भी होती हैं, है ना। तो वो चीज़ें कहाँ से आती हैं? ऑब्जर्वेशन से आती हैं। क्लियर। बंडूरा सामाजिक शिक्षा की समग्र प्रक्रिया के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं, आत्म प्रभावकारिता, सेल्फ एफिशिएंसी, ये जो है इसके लिए शब्द यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका 4 एलिमेंट होते हैं, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। इसे भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज भी आपसे पूछी गई है, इसका सीक्वेंस आपसे पूछा गया है। क्या, पहले बच्चा उसको अटेंशन करेगा, फिर रिटेंशन करेगा, फिर उसको इमिटेट करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, फिर उसको मोटिवेशन मिलेगा। देखिए
यहाँ पे इससे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगी। आपके घर में यदि कोई छोटा बच्चा है, अगर मैं मेरी गुड़िया की बात करूँ, तो वो ऑब्ज़र्व करती थी, अब तो बड़ी हुई 9 साल की हो गई है। जब छोटी थी, मैं बात करूँ 2.5 से 3 साल की, तो डेली ऑब्ज़र्व करती थी कि हाँ, ठीक है, मम्मा जो है ना इस तरह से मेकअप करती हैं, सिंदूर यहाँ लगाती हैं, काजल यहाँ लगाती हैं, इस तरह से उसने ऑब्ज़र्व किया। तो जब उसने ऑब्ज़र्व किया, उस दिन उसने रिटेंशन नहीं किया। मतलब हाँ, उसने ऑब्ज़र्व किया और रिटेंशन किया। मतलब उसने ऑब्ज़र्व किया और चीज़ों को अपने अंदर जो है रिटेन कर लिया, ठीक है? तो जिस दिन रिटेन किया उस दिन इमिटेट नहीं किया। उसके काफ़ी दिन बाद उसे मौका मिला और घर पर मतलब मैं बाहर थी और उसे जो है मेकअप बॉक्स मिल गया और उसने जो है सारी चीज़ें उसने उसी तरह यूज़ की, ठीक है? काली-पीला उसका सारा मुँह हो गया था। और बट उसे ये इतनी चीज़ें उसने ऑब्ज़र्व की, काजल जो है यहाँ यूज़ होती है, सिंदूर यहाँ यूज़ है, पूरा माथे पे जो है ऐसे सिंदूर लगा रहा था, लिपस्टिक जो है पूरे गाल तक ऐसे फैला रखी थी। तो मतलब ये जो है बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। अब मोटिवेशन मतलब यहाँ पे क्या है, अगर बच्चे ने सही काम किया है, तो उसको सही तरीके से मोटिवेशन मिलना चाहिए और उसने गलत काम किया है, तो वहीं पे उसको डाँट मिले या उसको समझाया जाए, यहाँ बच्चे को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये वो स्टेप होता है जहाँ बहुत सारे पेरेंट्स मात खा जाते हैं। कुछ पेरेंट्स जो हैं बच्चे को बहुत तरह से बुरी तरह से पीटना स्टार्ट कर देते हैं या कुछ भी नेगेटिव कदम उठाते हैं तो नहीं, वहाँ बच्चे को आप ठीक तरह से समझाएँ, बच्चा समझ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि वहाँ पे उसको अब मान लीजिए उसने ये कहा और मैं कह देती, "वाह बेटा शाबाश! कितना अच्छा काम किया तूने, बहुत अच्छा काम किया है।" तो क्या होता? वो दोबारा फिर से करती, राइट? तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है और ये सीक्वेंस आप ज़रूर याद कर लेंगे, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है किसके द्वारा दी गई थी? अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दी गई थी। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है? नेक्स्ट है आपका गैने। नेक्स्ट है आपका गैने। गैने की थियरी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछी भी गई है। गैने की थियरी देखिए, गैने की थियरी की हम बात करते हैं। गैने की थियरी बात करती है किसकी? प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग की। ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग इसकी थियरी का नाम है। दूसरा क्या नाम है? लर्निंग हायरार्की थियरी, लेवल ऑफ द लर्निंग जो कि 8 स्टेप थे। 8 स्टेप हमने जो है उसमें किए भी थे। आपको याद हो तो हमने जो है 8 स्टेप प्रीवियस ईयर में मैंने यानी कि 8 के 8 स्टेप आपको करवाए थे। अगर आप में से कोई स्टूडेंट है उनमें से तो आप प्रेज़ेंट ज़रूर लगाना कमेंट में, ठीक है? 8 के 8 स्टेप हमने किए थे और शेप पिरामिड शेप का इसका जो है वो होता है, पिरामिड शेप का इसका जो है क्या क्या बात करें यार हम, इसका सिंबल होता है एक तरह से, ठीक है? 1 टू 4 लेवल आर रिलेटेड टू बिहेवियरल एस्पेक्ट मतलब 1 से 4 तक के जो स्तर हैं वो है आपके बिहेवियरल और 5 से 8 तक के हैं वो हैं आपके कॉग्निटिव, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे भी हम उनको ज़रूर करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है यहाँ ना करें। तो फर्स्ट है आपका सिग्नल लर्निंग, ठीक है? फिर है आपका और ये जो है सबसे लो लेवल होता है आपका, क्लियर? और ये जो है आपका रिलेट करता है क्लासिकल कंडीशनिंग से जो कि पावलोव की थी। नेक्स्ट आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, ठीक है? और ये विशिष्ट उद्दीपक के साथ विशिष्ट अनुक्रिया है, क्लियर? और थर्ड स्टेप है आपका चेन लर्निंग यानी कि लर्निंग सीक्वेंशली होती है, बिल्कुल होती है, क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। और उसके बाद है आपका वर्बल एसोसिएशन, शाब्दिक साहचर्य और नेक्स्ट है आपका मतलब इसमें क्या होता है कि जहाँ बालक शाब्दिक श्रृंखला के साथ शब्दों का गूढ़ अर्थ बनाना सीख जाता है और उसके बाद आपका डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग यानी कि यहाँ बालक कुछ वस्तुओं में अंतर करना सीख जाता है। देखिए ये है वो 8 के 8 स्टेप, पहले आप इसे ही देख लीजिए। सबसे पहले आता है आपका सिग्नल, फिर स्टिमुलाई, फिर चेन, फिर वर्बल एसोसिएशन, उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन, फिर कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रिंसिपल लर्निंग एंड लास्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है? तो देखिए यहाँ ये है आपका कॉन्सेप्ट लर्निंग। बालक को समस्याएं सामान्य विशेषताएं जैसे रंग, आकार, ऊंचाई क्या होता है वस्तुओं का वर्गीकरण करना सीख जाता है। अब प्रिंसिपल लर्निंग इसमें क्या होता है बालक नियम बनाना शुरू कर देता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। कई बार हाँ इनके लेवल भी आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस। प्लीज आप उस प्लेलिस्ट को जरूर देखना, प्लीज जरूर देखना। वहां से आप देखेंगे कि इसी वीडियो से कितने सारे क्वेश्चन हमने उस प्रीवियस ईयर में किए हैं।
तो आपसे हाईएस्ट लेवल पूछा था एक बार, ठीक है, और एक बार आपसे पूछा था कि जो आपका चेन लर्निंग है इससे पहले के कौन सा स्टेप नहीं है। तो ऊपर वाले स्टेप पूछे गए थे और नीचे वाले दिए गए थे, तो पूछा तो कौन सा नहीं है, तो आपने इजीली वहां पे बता दिया था, ठीक है। तो ये है आपकी। अब हम बात करते हैं आपकी नेक्स्ट थ्योरी, जो कि है आपकी टॉलमैन थ्योरी, राइट। टॉलमैन की थ्योरी आपकी साइन लर्निंग थ्योरी। इसके प्रोपाउंडर है आपके टॉलमैन, एडवर्ड टॉलमैन, क्लियर। इसका अदर नेम है आपका कॉग्निटिव मैपिंग थ्योरी। मैपिंग थ्योरी का आपसे पूछा गया है बहुत बार, तो ये किसका है, टॉलमैन का है। लेटेंट थ्योरी ये भी आपसे पूछा गया है, टॉलमैन का है। ऑब्जेक्टिव लर्निंग थ्योरी ये भी पूछा गया है। साइन सिग्निफिकेंट थ्योरी और एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ये आपसे नहीं पूछा गया, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, राइट। अब है कि जो टॉलमैन की थ्योरी है, इसे हम टॉलमैन ने का भूल भुलैया प्रयोग भी इसे कहा गया है, राइट। इन्होंने भी चूहे पर प्रयोग किया था और टॉलमैन ने लक्ष्य केंद्रित व्यवहार पर बल दिया था। सीखते समय व्यक्ति अनुक्रिया केंद्रित नहीं होता बल्कि लक्ष्य केंद्रित होता है। मतलब जब जो व्यक्ति लगा लो, बच्चा लगा लो, जब वो सीखता है तो वो रिस्पॉन्स पे सेंटर नहीं होता, वो गोल पे सेंटर्ड होता है। आप भी देखेंगे कि जब आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका फोकस किस पे है, आपके एग्जाम पे है, ना कि उस पे कि जो आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं अब डेट आगे जा चुकी है, आगे जा चुकी है, तो बैठ के हाथ पे हाथ रख के कि बस अभी तो बहुत टाइम है और अभी तो बताया गया कि ये तो संभावित है, पता नहीं कंफर्म कब आएगी, चलो आएगी जब पढ़ लेंगे। दिमाग में ये तो है एस्टेट क्लियर करना है, मतलब गोल तो है दिमाग में एस्टेट क्लियर करना है, लेकिन रिस्पॉन्स पे ध्यान नहीं है ना। आगे देखिए, टॉलमैन ने उद्दीपक को नहीं माना बल्कि इसे संकेत कहा है। टॉलमैन ने जो है स्टिमुलस को कंसीडर नहीं कहा बल्कि इसे तो उसने एक साइन कहा है, राइट। टॉलमैन थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम का खंडन करना चाहते थे और इसे स्वयं के 3 नियमों के सेट में बदलना चाहते थे। जो टॉलमैन थे उन्होंने अपना ही दिया था लॉ ऑफ मोटिवेशन, लॉ ऑफ एम्फेसाइज, लॉ ऑफ डिस्क्रिप्शन। ये उन्होंने अपने लेवल पे दिया था, थॉर्नडाइक को इन्होंने जो है क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी फील्ड थियरी। नेक्स्ट है आपकी फील्ड थियरी, और फील्ड थियरी दी थी किसने, कोटलेविन ने, ठीक है। किसने दी थी, कोटलेविन ने दी थी। अब इसे जो है लाइफ स्पेस थियरी भी कहते हैं। ये भी आपका प्रीवियस ईयर है। 3 फेज थियरी ये नहीं आया है। टोपोलॉजिकल ये आया है, बिल्कुल आया है। वेक्टर साइकोलॉजिकल थियरी, लाइफ एक्सटेंशन थ्योरी ये नहीं आए हैं, बट ये भी आपको पता होने चाहिए। फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी, फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी किसे कहा गया है, कोर्ट लेविन को कहा गया है, राइट। अब इसे क्या है कि जीवन दायरा कुल मनोवैज्ञानिक संसार है जिसमें एक व्यक्ति एक निश्चित समय पर रहता है। ये किसने कहा है, किसकी बात हो रही है, यहाँ पे कोटलेविन की बात हो रही है, राइट। सिद्धांत ने प्रस्तावित किया है कि व्यवहार व्यक्ति और पर्यावरण का परिणाम है, ठीक है। जो आपका बिहेवियर है वो क्या है, जो आपका बिहेवियर है वो क्या है, वो आपका व्यक्ति और पर्यावरण का परिणाम है, क्लियर। ये किसने कहा है आपका, ये कहा है आपका किसने, कोटलेविन ने। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं, बाकी मुझे नहीं लगता यहाँ से कुछ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे आप एक बार रीड कर लेना, आगे चलते हैं। एंड लास्ट पेज इज, वीडियो सच में लंबी हो गई है लेकिन प्लीज इसे जरूर पूरा देखना, ये लास्ट पेज है। नेक्स्ट आपका कॉन्टिगिटी थियरी, समीपता का सिद्धांत। इसके प्रोपाउंडर है आपके कौन, एवन रे गुथरी। गुथरी से आपसे पूछा गया था, यही क्वेश्चन आया था इसमें आपका, समीपता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो गुथरी के द्वारा दिया गया है। इसका अदर नेम है प्रिंसिपल ऑफ सब्सटीट्यूशन, रिप्लेसमेंट, नॉन री इन्फोर्समेंट थियोरी, वन टायर लर्निंग थ्योरी। ये नाम मैंने एग्जाम में नहीं देखे हैं, बट हाँ ये एग्जाम में जरूर आया, समीपता का सिद्धांत, कॉन्टिगिटी थ्योरी, ये जरूर एग्जाम में आया है। अब देखिए आगे है गुथरी का सिद्धांत जो है, गुथरी ने एक खरगोश और बिल्ली पर प्रयोग किया था। गुथरी ने पुनर्बलक और पुरस्कार के उपयोग को स्वीकार तो किया लेकिन उन्हें सीखने के लिए आवश्यक नहीं माना, राइट। गुथरी के अनुसार
अधिगम एक विशेष उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध का परिणाम है। देखिए अलग अलग जो है साइकोलॉजिस्ट अलग अलग बात करता है, तो सबके अकॉर्डिंग आपको सभी बातों को देखना पड़ेगा। एग्जाम में किसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। जो गुथरी हैं वो अनुबंधित अधिगम पर विश्वास नहीं करते, ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अब इन्होंने कुछ लॉ भी दिए हैं अपने, लॉ ऑफ कॉन्टिगिटी, लॉ ऑफ वन ट्रायल लर्निंग, लॉ ऑफ रेसिसेंसी रेसेंसी, लॉ ऑफ री इन्फोर्समेंट, लॉ ऑफ पनिशमेंट, ये इनके लॉ हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसे भी आप ध्यान रखें। अब है ऑसोबेल, ठीक है। ऑसोबेल का जो है आपका ये लर्निंग थ्योरी है। इसके प्रोपाउंडर जो है कौन थे? इसके प्रोपाउंडर थे आपके डेविड पॉल ऑसोबेल, ठीक है, ये इसके प्रोपाउंडर थे। और इसमें क्या है? मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग, इसके अदर नेम है मॉडर्न कॉग्निटिव लर्निंग थियरी एंड अमेरिकन, और ये जो है एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। और यह उदाहरण से नियम की ओर है, इसलिए इसे निगमनात्मक उपागम भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये जो डिडक्शन की बात करें अगर हम अप्रोच की, तो ये किसकी थियरी में आती है? ये आपकी ऑसोबेल की थियरी में आती है। और ऑसोबेल का मानना है कि नए ज्ञान का सीखना पहले ज्ञान पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है कि आप पहले कितना ज्ञान है आपको, तो नया ज्ञान उस पर बिल्कुल डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। ऑसोबेल का अधिगम सिद्धांत कम समय में अधिक सामग्री पढ़ाने सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल वेरी गुड, अच्छी बात है ये भी। और बहुत सारी थियरी, इनकी थियरी में बहुत सारी अच्छी बातें हैं। ऑसोबेल ने रटने पर नहीं बल्कि सार्थक सीखने पर जोर दिया है, बिल्कुल। और आज का मानना भी यही है कि रटने पर नहीं, बच्चा सही से कैसे सीखे, सार्थक कैसे सीखे, मीनिंगफुल कैसे सीखे, इसी पर हमारा जोर होना चाहिए। अब इसके स्टेप ऑफ वर्बल लर्निंग के हैं, इसके स्टेप हैं, ध्यान से देखिएगा। कॉम्बिनेशनल लर्निंग, सबऑर्डिनेट लर्निंग, कोरिलेटिव लर्निंग, सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग, ये इसके क्या है? वर्बल लर्निंग के आपके स्टेप हैं। और आगे अगर हम बात करें, आगे है आपकी नेक्स्ट थियरी है आपकी एक्सपीरियंस लर्निंग थ्योरी, ठीक है। इसके जो है प्रोपाउंडर कौन है? इसके हैं कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स इसके प्रोपाउंडर हैं। रोजर्स को लगता है कि सभी मनुष्य के पास सीखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल होती है। और ये किसके अकॉर्डिंग है? रोजर्स के अकॉर्डिंग है। और शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदान करने की है, बिल्कुल है। महत्वपूर्ण अधिगम तब होता है जब विषय वस्तु छात्र की व्यक्तिगत रुचियों से प्रासंगिक हो, बिल्कुल। जब बच्चे का जिस चीज में इंटरेस्ट होता है ना, वहां बच्चा बहुत हद तक बहुत अच्छी तरह से सीख पाता है, ये बात बिल्कुल सही है। आगे अगर हम बात करें, रोजर्स ने दो तरह से के अधिगम को पहचाना है। कौन कौन सा? कॉग्निटिव और दूसरा एक्सपेरिमेंटल, एक्सपीरियंशियल, ठीक है। दो तरह के अधिगम को पहचाना है और दो तरह की ये बात इसमें करते हैं। तो आज की थियरी में हमने 12 थियरीज की हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सभी टीचिंग एग्जाम्स में आपको काम आएंगी, सभी टीचिंग एग्जाम्स में। तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है 1 से 2 बार ज़रूर देख लेना, चाहे आप इसको स्पीड में देख लेना, बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको इस वीडियो से, बहुत ज़्यादा। और ये आपको यूट्यूब पर कोई नहीं करवाएगा, सच में, रियली। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। और ये वीडियो पसंद आई है तो इसे आप लाइक भी कर दें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वैसी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।